नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम अर्थनीति में। मैं हूं कवीन सचान। आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ तो सरकारों ने निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया। उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए धीरे धीरे उन क्षेत्रों में भी उनकी भागीदारी को बढ़ाया गया जहां पर कभी केवल सरकारी प्रतिष्ठानों का एक अधिकार था, यानी कि सरकारी कंपनियां ही उन्हें चलाती थी। सरकार ने कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम की और कई कंपनियों से अपने आप को अलग कर लिया। इसी प्रक्रिया को हम विनिवेश भी कहते हैं। इससे सरकार को वित्तीय लाभ हुए और कई जगह बीमार कंपनियों को फिर से खड़ा भी किया गया। इस बार के बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिवेश के जरिए 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन विनिवेश की राह भी आसान नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है कि जब सरकार ने कोई विनिवेश का लक्ष्य तय किया हो लेकिन वो हासिल नहीं हुआ हो। उदाहरण के लिए 2014-15 में सरकार ने बजट में तय किए लक्ष्य का केवल 56% ही वो रकम जुटा पाई। 2015-16 में विनिवेश के लक्ष्य का मात्र 34.5% ही लक्ष्य हासिल किया जा सका। 16-17 से लेकर 2018-19 तक सरकार ने विनिवेश के लक्ष्य को हासिल करने में अच्छी सफलता दिखाई। 2017-18 में तो लक्ष्य से भी ज्यादा यानी 138% सफलता हासिल हुई। साल 2020-21 के बजट में 2,10,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया, लेकिन कोविड के चलते मात्र 19,499 करोड़ रुपए ही जुटाए जा सके। तो विनिवेश का लक्ष्य पा लेना ही एक बड़ी चुनौती है। विनिवेश को लेकर गहरे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद भी हैं जो राह को और कठिन करते हैं। लेकिन आज हालात अलग हैं। कोविड-19 के कारण सरकार के संसाधन कम है और दूसरी तरफ विकास के लिए उसे अपने खर्च को बढ़ाना है। ऐसे में विनिवेश एक जरूरत है। तो विनिवेश के रास्ते में आने वाली बाधाओं को कैसे खत्म किया जाए और ये बाधाएं हैं क्या, और क्या ऑल टाइम हाई स्टॉक मार्केट कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का सही मौका है, और क्या इस वक्त सरकार को वो खरीदार मिलेंगे और वो रकम हासिल हो पाएगी जो सरकार का लक्ष्य है। इसी पर आज करेंगे अर्थनीति में चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान इस मसले पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व वित्तीय सलाहकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान दिलीप चिनार जी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं फिक्की से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर सुभाष चंद्र जी आपसे करना चाहूँगा कि 1991 से जब आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ और ख़ासतौर पर जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करने के लिए विनिवेश को एक टूल के तौर पर और सरकारी कंपनियों के प्रबंधन को ठीक कर उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इस रास्ते को लाया गया। अलग अलग कमेटियों ने रिकमेंडेशंस दी। लेकिन अगर हम इस बार के बजट को देखते हैं और कोविड के बाद जो लक्ष्य है, ये कितना बड़ा लक्ष्य नजर आता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो पिछले साल का लक्ष्य था उसको हमने अब तक कितने फीसदी अचीव किया है। जी कविन जी, मैं आपकी आज की चर्चा को व्यापक परिप्रेक्ष्य देने के लिए कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सीएजी की एक रिपोर्ट है 18-19 की, रिपोर्ट नंबर 7 2020 की, जिसमें उन्होंने सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जिनका उन्होंने ऑडिट किया है उसका एक व्यापक लेखा है। तो है कि 668 ऐसी कंपनियां हैं जहां सरकार की भागीदारी है या सरकार का कंट्रोल है, और उसमें से 434 कंपनियों के अकाउंट वो देख सके जो उनको उपलब्ध कराए गए। और इन 434 कंपनियों में करीब 32 लाख करोड़ की पूंजी लगी है, जिस पर 10% के करीब रिटर्न मिला है। लेकिन ये रिटर्न भी ये छिपाता है कि इसमें से बहुत कम ऐसी हैं जो कि प्रॉफिट मेकिंग है, और कम से कम 190 कंपनियां तो ऐसी थीं जिनका अभी तक का घाटा जो अभी तक हुआ है वो 1,40,000 करोड़ से ऊपर था। तो जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो मुख्य रूप से ऊर्जा और खनिज के क्षेत्रों में जो कुछ कंपनियां हैं, पेट्रोलियम, पावर, कोल वगैरह, उनसे ही आ रहा है ज्यादा। बाकी जो है वो घाटे में है या मामूली प्रॉफिट में है। और इसके अलावा करीब 2 दर्जन कंपनियां ऐसी भी थीं जिनका प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन है और अपने सेक्टर में, और पिछले 3 से 5 सालों में उनका जो रिटर्न है इक्विटी पर वो अपने प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट से कम रहा है। तो ये जो चुनौती है, तो सरकार का जो
इसका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का जो उद्देश्य है दो तरह से होता है। एक तो है कि बजट के लिए संसाधन जुटाना। अभी इसी बजट में करीब 34.5 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर प्लान किया गया है, और उस 34.5 लाख के एक्सपेंडिचर प्लान करने के लिए जो रेवेन्यू रिसीव अवेलेबल है वो केवल 18 लाख करोड़ है। तो आधा अगर रेवेन्यू है तो बाकी के वो कैसे जुटाया जाएगा? या तो उधार लेकर या कुछ पुराना एसेट बेचकर नया एसेट खरीदने का। तो इस बजट में करीब 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर प्लान किया गया है तो 1,75,000 का विनिवेश सिर्फ ये बताता है कि अगर 1,75,000 का पुराना निवेश कम होगा तो 5.5 लाख करोड़ का नया निवेश होगा, यानी कुल मिला के निवेश बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो ये है। और दूसरे जो कई ऐसे क्षेत्रों में कंपनियां हैं जहां केवल संसाधन जुटाने की बात नहीं है, ये है कि ये कंपनियां सरकार के लिए बिजनेस करना इनमें मुश्किल है। जिस तरह के सरकार में बंधन है सरकारी अधिकारियों पर, मंत्रियों पर, तो जिसके चलते वो उस प्रकार से बिजनेस को नहीं चला सकते हैं, उनकी कठिनाई है, अक्षमता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि जहां पर भी डेवलप हो गया है सेक्टर, कंपटीशन है, तो उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए और सरकार वहीं रहे जहां अभी भी उसकी जरूरत है, और सरकार ने उन क्षेत्रों को भी चिन्हित किया है। पाने सर, एक चीज लेकिन अगर हम कोई ऐसी रिपोर्ट याद आती हो जहां पर 1991 के बाद अलग अलग कंपनियों में जो हिस्सेदारी सरकारों ने बेची, शुरुआती सीमा 20% थी, बाद में से 49% जो रिकमेंडेशंस हुई कमेटियों की ओर से उसको बढ़ाया गया, और बाद में से कुछ सेक्टर्स में और ज़्यादा बढ़ाने की बात कही गई। क्या वो हिस्सेदारी बेचने के बाद वो सार्वजनिक उपक्रम घाटे से फायदे की तरफ आगे बढ़े, या स्ट्रेटेजिक जब हम सेल की बात करते हैं तो वहाँ पर मिनिमम हिस्सेदारी अगर 50% से कम अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं है तो उसका घाटे से मुनाफे में आना मुश्किल दिखता है? देखिए कविन जी, पहली चीज तो इस तरह के आकलन में हमेशा एक चीज एक कमी रहती है कि हम आकलन कर रहे हैं पीछे की तरफ देखकर। तो ये जैसा कि कई बार ऑडिट को भी इस बारे में वो कहा जाता है कि बेनिफिट ऑफ हिंडसाइट के साथ किसी को एसेस करना, तो अगर ये ना होता तो क्या होता, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। फिर भी ये देखा जाए कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बहुत कम मामले हुए हैं, और जो रिसोर्स सेक्टर में जैसे बाल्को, हिंदुस्तान जिंक और कुछ दूसरे सेक्टर्स में जहां पर मतलब इतने उदाहरण इतने कम हैं कि उसकी फाइंडिंग्स को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, और जो इसके आलोचक हैं वो कह सकते हैं कि अगर कहीं पर अच्छी वृद्धि दिखने को मिली भी है तो वो दूसरे कारणों से है, केवल मैनेजमेंट के चेंज करने से नहीं हुआ है। तो इसलिए वो हमेशा एक डिबेटेबल रहेगा कि ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से हुआ या बगैर प्राइवेटाइजेशन के भी ये हो जाता सुधार। तो इसलिए उस बहस में ना पड़ना ही उचित है। देखने की बात यह है कि सरकार क्या वो बिजनेस करने में सक्षम है, क्या वो व्यावसायिक निर्णय लेने में सक्षम है उतनी तेजी से। कई सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर कंपनीज इसलिए बीमार हो गई क्योंकि उनमें टाइम से जब टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी वो नहीं दिया गया। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो पीछे होती गई, और जैसे जैसे पीछे होती गई तो सिकनेस और बढ़ती गई। तो अगर हम इसको आज की उसमें देखें तो ये जो लिगेसी है ये बहुत पुरानी लिगेसी है। बहुत सारी ऐसे कंपनियों को उदाहरण में गिना सकता हूं जहां पर उसको क्लोज भी नहीं किया, और वो न तो क्लोज हुई न रिवाइव हुई, और एक कोमाटोज स्थिति में उसको सालों साल खींचा गया। ऐसे तो सरकार अगर किसी व्यावसायिक उसको उपक्रम को नहीं चला सकती है तो निकलना ही उचित है, ये कहने का। दिलीप सर, अगर हम विनिवेश के लक्ष्यों को देखते हैं, और जैसे कि हम ग्राफिक में देख भी पाएंगे कि 14 से लेकर अब तक के अलग अलग वर्षों में जो लक्ष्य सरकारों ने तय किए और जो अचीव किए गए, सिर्फ दो ही मौके ऐसे दिखते हैं जहां पर 17-18 या 18-19 में जहां पर जो लक्ष्य तय किया गया हमने उससे ज़्यादा रकम जुटाई, यानी कि सरकार ने। लेकिन 2019 और 2020 का जिस तरीके से हाल रहा है कोविड के चलते, और उसके बाद इस बार के जो लक्ष्य तय किए गए हैं
वो कितने ज़्यादा आपको लगता है कि फिजिबल नज़र आते हैं? और जो इस वक्त का इन्वायरमेंट है, चाहे वो हम शेयर मार्केट का ऑल टाइम हाई भी देखें या इंटरनेशनल सिनारियो में इंडिया की पोजीशन को देखें या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नज़रिए से हमारी रैंकिंग को देखें, ये कितने अचीवेबल लगते हैं? प्रवीण, अभी जो आपने जो क्वेश्चन के शुरुआत में जो 2 साल कहे थे, जो 17, 18, 19 में लक्ष्य प्राप्त हुए थे, इसके पीछे एक छोटा सा कारण है जो अक्सर लोग पहचान नहीं पाते हैं। क्योंकि जब अरुण जेटली ने 2016 में जब बजट पेश किया था, उन्होंने जो ये डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है उसको निकाल करके फाइनेंस मिनिस्ट्री में अंदर अंदर लेके आ गए। तो जब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर लेके आ गए तो वो जो लाइन मिनिस्ट्रीज के साथ जो उनका संबंध था और जो अलग अलग जैसे कई बार बताया गया है कि थोड़ी अटकनें आती थी या लोग उसको डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को आगे ले जाने से थोड़े से प्रॉब्लम्स आते थे। तो इसलिए वो डाइपैम जब वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आया तो एक तरीके से उसके जो पूरा जो स्ट्रैटेजी है और उसका जो पूरा जो प्लान है एक तरीके से एक साइकिल में आ गया। दूसरे जो इस साल अगर आप देखें जो बजट में, क्योंकि आपका क्वेश्चन इस साल के बजट के ऊपर है, तो इस साल बजट के जो एनेक्शर बजट स्पीच के एनेक्शर 3 में जो खास तौर से वित्त मंत्री ने कहा है कि जो गवर्नमेंट की ये एक प्लान है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मिनिमम प्रेजेंस होगी इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये एक प्राइवेट सेक्टर के लिए एक नया इन्वेस्टमेंट स्पेस क्रिएट करेगा। दूसरा था जो पोस्ट डिसइन्वेस्टमेंट जो है, जो बाकी जो स्ट्रेटेजिक जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है और ये इनका इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्फ्यूजन ऑफ प्राइवेट कैपिटल, टेक्नोलॉजी और बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस का एक तरीके से उसको आके लेके, जैसे सुभाष जी ने कहा था कि उनकी अगर ग्रोथ हो जाएगी, उन्होंने ये भी कहा था कि ये ग्रोथ पब्लिक सेक्टर की वजह से पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को कन्वर्ट करने हैं कि किसी और कारण के लिए, तो वो एक क्वेश्चन बाद में पता चलेगा। और जैसे भी इस बजट स्पीच में कहा था कि जो डिसइन्वेस्टमेंट के जो प्रोसीड्स होंगे वो सोशल सेक्टर और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट को एक तरीके से फाइनेंस करेंगे। और इसके फिर उसने जो पॉलिसी फीचर्स दी थी इसके अंदर के जो सारे जो एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज को ये सारे कवर करेगा और इनको एक तरीके स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजी में किया। पहले तो था तो एक ये स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक का एक ये अंतर नहीं था, और अब उन्होंने कहा कि खाली एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस स्ट्रेटेजिक सेक्टर कहलाए जाएंगे एक। दूसरा ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन, और इसमें भी गिने चुने जो है, और पावर, पेट्रोलियम और कोल और थोड़ा सा जो मिनरल्स है, और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है। और इसमें भी उन्होंने कहा था कि इनकी बेयर मिनिमम प्रेजेंस होगी, और रिमेनिंग जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसमें ये इनको या तो प्राइवेटाइज किया जाएगा या उनको मर्ज किया जाएगा या उसको दूसरे के साथ सब्सिडी बनाया जाएगा। और जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है एक तरीके से वो या तो वो प्राइवेटाइज किए जाएंगे या बंद किए जाएंगे। तो कई साल बाद ये एक तरीके से बिल्कुल साफ तरीके से ये एक नीति आई है, और ये जो लक्ष्य जो 1,75,000 करोड़ का है, इसमें जो LIC का IPO है वो भी एक तरीके से जुड़ा हुआ है, और 2 बैंक्स और जो एक और इंश्योरेंस कंपनी है वो प्राइवेटाइजेशन का है। तो एक तरीके से जो और वित्त मंत्री ने स्पीच में ये भी कहा था कि ठीक है, रिवाइज एस्टिमेट भी वो 32,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का उसके करीब एस्टिमेट रखा है, लेकिन जो BPCL है, एयर इंडिया है, और जो इस साल जो डिसइन्वेस्टमेंट होने वाले थे वो भी एक तरीके से पूरा किया जाएगा। तो अभी पहले जो था अलग अलग, जैसे एयर इंडिया के आप उदाहरण ले लीजिएगा, पहले जब उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट का एक तरीका किया था उसमें कोई बिडर नहीं आए थे जी। फिर उन्होंने उसको रिवाइज किया, फिर भी एक थोड़ा सा चैलेंज आया था। अब जो है कि लोग कहते हैं कि काफी बिड्स आ गए हैं, तो ये एक डाइपैम के अंदर एक लर्निंग प्रोसेस था, और हमें ये लगता है कि इस साल जितने भी हमने जो पिछले सालों में जो लेसन्स एक तरीके से सीखे हैं, इस साल हम उसको एक तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, और ये
काफी हद तक डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट मीट किया जाएगा। पर हमारा ये सोचना है कि टारगेट भला ही अच्छा रखें और ना अचीव करने से बेहतर है कि उससे बहुत ही छोटा टारगेट लगे और उसको अचीव करें। तो एक तरीके से स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के लिए टारगेट 1,75,000 करोड़ का अच्छा टारगेट है। और जैसे सुभाष जी ने कहा था कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए एक जरूरी एक तरीके से रिक्वायरमेंट है। तो हमें लगता है कि अगर, क्योंकि अभी पिछले 2 साल में जो हमें जो एक्सपीरियंस किया है, और आपने जैसे किया था कि स्टॉक मार्केट अगर हम उसके शेयर्स के सेल करें या ऐसे करें तो स्टॉक मार्केट भी अभी बॉयंट है। तो अगर टारगेट अचीव करना पॉसिबल है या बहुत ही करीब पहुंच सकते हैं, और शायद अगर LIC का IPO बहुत ही अच्छा जाए और एयर इंडिया तो पिछले साल के अंदर आएगा, बट और जो सेल्स है इस साल अगर हो जाए तो टारगेट एक्सीड भी कर सकते हैं। पांडे सर, जैसे कि कहा दिलीप जी ने, और इन्वायरमेंट, मैं कहूं कि जब किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में हिस्सेदारी बेचनी है उसके लिए बेहतर आपकी जो मार्केट वैल्यू है उसको आंकना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिहाज से जो बिडर हैं या बायर हैं वो भी बाजार में होने चाहिए। वो क्या एनवायरनमेंट या क्या फैक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं इस नज़रिए से? जी, इसी प्रश्न के जवाब में आपके पिछले प्रश्न का भी जवाब छुपा हुआ है। जो आप पूछ रहे थे कि इसकी क्या वो है कि ये टारगेट पूरा हो सकेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिसइन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो फ्रेश ट्रिगर नहीं हुए हैं, जिनकी प्रक्रिया पहले से चल रही है, काफी तैयारी हो चुकी है, काफी ड्यू डिलिजेंस और मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं। तो जैसे आप BPCL का ही आप लीजिए, या किसी भी कंपनी को, किसी भी चीज को जब आप सेल कर रहे हैं तो पहले आप ये देखेंगे कि इसको कैसे हम इसका अट्रैक्टिव बनाएं पोटेंशियल बायर्स के लिए। तो देखें कि कौन सी चीज ऐसी है जो कि उसको पुट ऑफ कर सकती है। जैसे एयर इंडिया के केस में है ह्यूज आउटस्टैंडिंग डेट है, या BPCL के केस में पाया गया कि जो इसके नॉर्थ ईस्ट में जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है वो एक प्रॉब्लमेटिक एसेट है इस कंपनी का। तो ये कैसे पता लगे? जब आप एक प्रोसेस से पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप इनवाइट करते हैं और उसके बाद आप देखते हैं क्या रिस्पांस है, उस रिस्पांस को एनालाइज करके हर चीज को एनालाइज करते हुए कि इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, और जिसको कहते हैं प्री सेल स्प्रूसिंग अप ऑफ बैलेंस शीट का इश्यूज हैं उनको क्लीन अप करके तब जाकर वो सक्सेसफुल होता है। और ये भी बात सही है कि जितनी बड़ी कंपनी आप बेचेंगे उसके लिए आपको उतना बड़ा बायर भी मार्केट में प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग सेल करने के लिए वो चीज उतनी जरूरी नहीं है। तो इसमें जो आपने चेंजेस देखे हैं कि अब BPCL के लिए डिसाइड कर लिया कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी को अलग कर देंगे, और फिर जो बची हुई है कंपनी उसको ऑफर किया गया है सेल का। तो जो प्रॉब्लमेटिक एसेट है अगर आपको उसको हटा दिया तो उसका अट्रैक्टिवनेस ऑफ ऑफर बढ़ जाती है। ये इसी तरह से एयर इंडिया के केस में आपने देखा डेट के लिए फॉर्मुलेशन किया जा रहा है। तो ये तरीके हैं। अगर आप पहले क्या होता था कि आप ऐसे नीलामी कर रहे हैं एज इज वेयर इज बेसिस, जो जैसा है जैसे आप इसको लेना हो लीजिए, नहीं लेना हो नहीं ली, तो इस तरह से नहीं चलता। उसको एक बड़ी न्यूआंस अप्रोच के साथ ये देखकर कि इसमें से अगर क्या चीज अच्छा कर सकते हैं, क्या चीज इसमें निकाल सकते हैं जिससे इसकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाए, और ये काफी तैयारी हुई है और पिछले 2-3 सालों से हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज एक और भी बताएं, पिछले कुछ विनिवेश में जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हुए, जहां आउटराइट सेल हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, जहां कहीं भी कंट्रोवर्सी उठी कि सस्ते में बेच दिया, पहली चीज तो ये कि बाद में ये कहना कि सस्ते में बेच दिया, महंगे में बेच दिया, ये बेनिफिट ऑफ हिंडसाइट के साथ सही गलत हो सकता है, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन उसको देखते हुए सरकार ने फूंक फूंक पर कदम उठाते हुए हर स्टेज में ये रखा कि ड्यू डिलिजेंस ऐसी हो, ट्रांसपेरेंसी ऐसी हो जिसमें कोई उंगली ना उठा सके। तो उसकी वजह से भी भले ही डिले हो लेकिन बाद में जो उसका आउटकम हो वो ट्रांसपेरेंसी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पे उतरे और उसकी नीलामी की ट्रांसपेरेंसी पर कोई उंगली ना उठा सके। तो इस वजह से ये लेट हुआ है और ये तैयारी है, 2-3 सालों की तैयारी है, और इसलिए इसके पूरी आशा है कि ये टारगेट इस साल अचीव हो जाए।
पानी से जो आपने कहा बहुत ही वैलिड पॉइंट है और बहुत ही इस पर एक जो ग्रुप है, मैं कहूँ कि एक्सपर्ट या फिर इकोनॉमिस्ट का, वो ये कहते हैं कि किसी भी एक सार्वजनिक उपक्रम का अगर कोई एक एसेट जो कि ज़्यादा, मैं कहूँ कि पेच हैं, जो कि घाटे का सौदा है और जिसके साथ बायर मिलने मुश्किल हैं, अगर उसको सेल से हटा देते हैं तो जो बर्डन है वो तो सरकार के पास बना रहेगा। तो फिर उससे वो जो टारगेट है कि हम उससे बाहर आना चाहते हैं, वो कैसे हासिल होगा? नहीं, पहली चीज ये होती है कि जो मार्केट में जो असेसमेंट होता है, किसी भी चीज का वैल्यूएशन होता है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। अगर मान लिया किसी बैड एसेट की वजह से उसका वैल्यू -500 करोड़ होना है, लेकिन मार्केट हो सकता है उसको -800 करोड़ कर दे, ओवर असेसमेंट, उसको उसका ज्यादा डिस्काउंटिंग कर दे। तो ये टेक्निकल असेसमेंट का विषय है कि जो आप जिसको बुक वैल्यू कह रहे हैं, मार्केट वैल्यू कह रहे हैं, जब आप बिडिंग करते हैं, और उसमें भी कई बार आप मल्टी राउंड बिडिंग करते हैं ऑक्शन में, कि एक राउंड में, फिर दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, तो हर एक को मौका मिलता है अपनी बिड को इम्प्रोवाइज करने का, डिपेंडिंग ऑन कि दूसरे कंपिटिटर्स किस तरह से एग्रेसिव बिडिंग कर रहे हैं। तो जो भी हाई रिस्क कमर्शियल इस तरह के सेल्स होंगे, तो उसमें एक तो यह है कि मल्टी राउंड बिडिंग जो है ऑक्शन, दैट हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी रादर देन ए सिंगल राउंड की आपने एक बार में बिड्स मंगा ली और जो हाईएस्ट है लॉटरी की तरह देकर आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। वो सही नहीं है, और की डिस्काउंटिंग एक्स्ट्रा ना हो, इस वजह से उस बैड एसेट को हटा देने। कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रॉब्लम्स रही हैं कि आपने कोई ऐसी चीज साथ में दे दी, जैसे कोई बहुत बड़ा लैंड बैंक है, और वो भी बाद में प्रॉब्लम हुआ कि लैंड बैंक आपने दे दिया, ये तो बहुत ही प्राइस्ड एसेट था, इसकी प्रॉपर वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं है। तो सरकार कई जगह क्लोजर के केस में, डिसइन्वेस्टमेंट केस में ऐसे भी कर सकती है कि किसी चीज को उसका अगर वैल्यू बहुत असर्टेन नहीं है, प्रॉपर अभी नहीं हो सकता है, तो उसको हटा लिया जाए, ताकि जो चीज सामने सेल के बाद हो उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन मार्केट क्लियरली कर सके विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स एंड अजम्पशन। ओके, दिलीप जी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी हाँ, ये अगर आप देखें तो जैसे कि अगर किसी कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेट हो या बहुत ज्यादा नेगेटिव एसेट्स हो और उनको अगर हटाया जा करके सेल करें, तो उसमें भी एक तरीके से फायदा है, क्योंकि अगर वो हर साल वो घाटा बढ़ते जाएगा, अगर वो गवर्नमेंट के अंदर होगा, अगर वो गवर्नमेंट घाटा बढ़ते जाएगा और एसेट्स की ज्यादा नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो फिर आगे जाकर के और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर उनको दोनों को हटा करके इनको जो नेगेटिव है, जो डेट है, उसको रिटायर करके एक दफे करके, हालांकि उस साल थोड़ा सा एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन आगे आने वाले साल में वो फिर रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं होगा, और फिर बाद में हर टाइम उसको रिकैपिटलाइजेशन या कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप देखें तो अगर उनको भी सेग्रीगेट करके सेल किया गया, तो फिर भी पूरे देश को बहुत फायदा होता है इस रूट को लेने में। ओके, एक आखिरी सवाल सर, दिलीप सर, कि जब हम स्ट्रेटेजिक सेल की बात करते हैं और अलग अलग उपक्रमों में जो लिमिट बढ़ाई जा रही है, लेकिन अभी भी कई सारे प्राइवेट प्लेयर ये कहते हैं कि उस तरीके से जो ओपन होना चाहिए, जो लिमिट की कैपिंग है, उसको अगर पूरी तरीके से खोला जाता है तभी उस उपक्रम को फायदे में लाया जा सकता है, और डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है वहाँ पर उस स्टेक होल्डर का प्रेजेंस या उसका, मैं कहूँ कि वीटो एक तरीके से होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में हमने कुछ जो कदम बढ़ाए उसका फायदा इस लक्ष्य को हासिल करने में मिल सकता है, या कुछ और इसमें बदलाव की भी जरूरत है? तो अगर मैं आपका एक तरीके से प्रश्न से रिपीट करूं, फिर बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। आपका ये कहना है कि जब डिसइन्वेस्ट करते हैं या कुछ करते हैं, जो ओनरशिप स्टेक है, या तो 49, 51 या 74%, उस तरीके में से क्या उसमें आपत्ति आ सकती है? अगर वो प्रश्न है तो फिर मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। मेरे ख्याल अभी जो सारे डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। खाली इंश्योरेंस को और एक और दो सेक्टर्स हैं जिसमें 74% तक एफडीआई अवेलेबल है, लेकिन ओनरशिप तो, इंडियन ओनरशिप तो 100% हो सकती है। तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स हैं, जो एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स होते हैं, और दूसरे जो डोमेस्टिक के लिए कोई इन्वेस्टमेंट का लिमिट नहीं है।
ठीक है, अगर गवर्नमेंट पार्टनरशिप करे, कई जगह वो उन्होंने अपने रणनीति में कहा है कि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करे, तो उसमें अगर 51% ओनरशिप हो अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए, एक कोई चैलेंज नहीं है मेरे ख्याल से। हमें जहां तक हमें समझ है और जो विशेषज्ञ कहते हैं कि इंडियन ओनरशिप के लिए तो खासतौर कोई मैक्सिमम लिमिट तो नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कई क्षेत्र में अगर इन्वेस्टमेंट है और बैंकिंग सेक्टर में थोड़े से रेगुलेशन है, लेकिन वो ओनरशिप और कंट्रोल पे और या डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में ज्यादा कुछ अड़चन नहीं करेंगे और उसका वैल्यूएशन बढ़ने का फुल उम्मीद है। ओके सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ अर्थनीति में विनिवेश का रास्ता, लक्ष्य और उसकी तरफ जो बढ़ते कदम हैं उसके बारे में बारीकी से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो अर्थनीति के आज के इस खास अंक में बस इतना ही। नमस्कार।